हाँ जी स्टूडेंट, कई बच्चों के प्रॉब्लम्स आए थे, वो मैं सोल्व करवा रहा हूँ। पहले एक बच्चे का ये क्वेश्चन था कि ये सभी के लिए भाई सबको दिक्कत आ सकती है इनमें। FeCO5 इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी है एक बच्चे ने, सिर्फ यही दिया हुआ है। स्टेप 1 में अपन बच्चों क्या करना है, देखो ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप 1 के अंदर अपन ने क्या करना है। हाँ जी बच्चों, स्टेप 1 में अपन ने क्या करना है, आयरन लिख लेना है भाई, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आर्गन 18 और 4s2 और 3d6। फिर इसके बाद अपन ने क्या करना है कि इसको ऑर्बिटल वाइज लिख लेंगे अपन। 3d पहले आएगा, 1 2 3 4 5, 4s बाद में आएगा और 4p फिर। अब देखो भाई ये आयरन की सिंपल, लेकिन क्या यहाँ आयरन ही है, सबसे बड़ी बात ये है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसमें एस में 2 है। हाँ जी, ये एक न्यूट्रल लिगेंड्स है। न्यूट्रल लिगेंड्स है तो आयरन के ऊपर 0, यानी कि यही ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखना है लिगेंड्स को। लिगेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, बात पहले हो चुकी है अपनी ये भी, तो उसमें पेयरिंग करनी है। क्या करनी है? पेयरिंग। चलो देखो भाई 3D, पेयरिंग ये ऑलरेडी पेयर्ड है, इन दोनों को पेयर कर दिया और इन दोनों को पेयर कर दिया, ठीक है, इनको पेयर कर दिया। तो बच्चे एक चीज़ देखो, 4s, अब ये मैं लिखता हूँ एक बार, जो नई चीज़ थी ना इसमें, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पूछा है ये पूछा है, मैं प्रॉपर नेम बताऊंगा बच्चे का, 7 रोल नंबर नॉन मेडिकल सी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे आपने, ये बिल्कुल इसका मतलब प्रॉपर काम कर रहे हो आप। तो इसमें क्या है भाई कि पेयरिंग की है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ने, जो ये है ना, ये बीच में आ रहा है। देखो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बन रही, थोड़ा सोचने वाली बात है कि इसके डी उठाऊंगा, एस तो आएगा नहीं, और बिना एस के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं sp3 d2 या dsp3, जो कुछ भी लिखते हैं तो s ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है। तो ये बड़ा इसमें आ जाता है, जो नई बात है, इसको स्टार कर देता हूँ मैं, जो इस एग्जांपल में आप ध्यान में रखोगे। तो एक खाली रह गया, 4s और 4p, ये 3d था। 5 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 हो गए भाई। डी में 1 और sp3, dsp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। और dsp3 पेंटागोनल बाईपिरामिडल, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा पर क्या बताते थे, इनर है या आउटर है, अंदर वाला डी यूज़ किया तो इनर। उसके बाद पैरा है या डाया है, सारे के सारे पेयर्ड हैं तो डाया मैग्नेटिक। कैसा है? डाया मैग्नेटिक, ठीक है भाई, गुड। अगला देखो, अगर फिर भी ये ना समझ लगे तो फिर से मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बीबीटी के ऊपर, इसको x, और चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लग गए तो फिर इसको निकाल लेते हैं। ये 0 होता है भाई, ये +2 है, तो x = +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपने फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल निकल लिखोगे, तो निकल में क्या है, आर्गन 18, 4s2 3d8। तो भाई 3d बना लो। सबसे पहले अगर ऐसे ही अब डायरेक्ट थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो सीधा ही उड़ा दो इसको, s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d8। चलो जी निकल को लिख लो। फिर अब 3d को लिखना है अपने, 4s को लिखना है, 4p को लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी हाँ जी बच्चे, ये भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक्चुअल में इस बच्चे ने क्या किया कि सारी प्रैक्टिस कर ली। जो एक्सेप्शनल केस है ना, एक्सेप्शनल का मतलब ये होता है जो जिनमें रूल नहीं लग रहा,
वो एग्जाम्पल इसने इंक्लूड कर दिए। पीछे वाला भी अलग सा था थोड़ा एग्जाम्पल और ये भी अलग है, यानी कि हर एक में ऐसा है। कुछ एक है 5-6 एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी और वो आप डिस्कस कर सकते हो। अब बच्चे ऐसा था कि मैंने ये बोला था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3, ठीक है जी, तो पेयरिंग हो जाएगी। एक बार आप पेयर करते हैं। जब आप इसको पेयर करेंगे तो ऐसा है बच्चों, मैं एक बार गलत करवा रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, लेकिन जैसा रूल जो मैंने बताया था, ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग करके देखते हैं क्या बनता है। हाँ जी, तो चलो रूल के अकॉर्डिंग करते हैं एक बार पेयरिंग। देखो बच्चे ऐसा है कि कोई भी जब थ्योरी आती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ही अप्लाई हो। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जो मतलब एक्सेप्शनल होते हैं। एक्सेप्शनल मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये केस वैसे ही, पीछे वाला केस भी ऐसा था और इसमें भी कुछ ऐसा होगा। चलो पेयरिंग करते हैं, 1 2 3, ये ऑलरेडी इसको पेयर कर दिया, ठीक है जी। 3D खाली हो गया, एक, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बिल्कुल आप। अब रूल क्यों नहीं लगेगा इस एग्जाम्पल में, मैं उसका रीज़न दे रहा हूँ। इसमें रूल नहीं लग रहा अपना, पेयरिंग कर दिया अपन ने, ठीक है। पेयरिंग कर दी तो क्या हुआ कि ये NH3 कहता ये तुम कितने हो, कहता 6 हैं। NH3 6 हैं भाई, ध्यान से देखो ऊपर, कहता 6 रूम बताओ खाली हैं क्या, क्योंकि ये 6 बंदे रहने के लिए आए हैं, तो 6 के 6 ये चाहते हैं कि हम यहीं रहे। तो हुआ क्या कि ये D में एक ही है। अब ये फिलअप हो गए 5 और एक कैंडिडेट रह गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर 4D यूज़ कर लो, ये लो। तो अब D लिखें कैसा, इनर लिखें या आउटर लिखें? क्वेश्चन ये राइज होता है कि D को मैं, अब D ये भी यूज हो गया, इनर भी यूज हो गया, आउटर भी यूज हो गया, ये तो पंगा पड़ गया, ना तो इनर है ना आउटर है। तो इससे बचने के लिए इस केस के अंदर इसने इन दोनों की पेयरिंग नहीं की भाई, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे। तो ऐसे केस आएंगे तो एक दो अपने को ध्यान भी रखना पड़ेगा कि इस केस में पेयरिंग नहीं की गई। अब पेयरिंग नहीं की गई तो उसका मैं बताता हूँ। NH3 केस में पेयरिंग होगी नो डाउट। इसमें पेयरिंग होने से क्या लॉस हो रहा था ये पता चल गया आपको। अब इसमें पेयरिंग नहीं की तो फिर देखते हैं क्या होगा। नहीं करते इसमें पेयरिंग, ये लो, ये 4S, ये 4P और 4P के बाद आता है 4D। तो ये तो 3D वाले तो यूज हो ही नहीं अगर पेयरिंग नहीं होगी तो। 6 चाहिए इसको, NH3 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्लियर है। क्लियर कैसे है, sp3d2, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कुछ बन नहीं रहा था। फिर या तो D के 2 खाली होते, यानी D भी पेयर में चाहिए, 2 खाली होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा क्योंकि 6 कैंडिडेट थे। हाँ जी, उसके बाद बात कर लेते हैं पैरा है कि डाया है। अनपेयर पड़े हैं तो पैरा है, इनर है या आउटर है, आउटर यूज़ किया है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर भी बच्चे ये एग्जांपल ना समझ में आया आप दोबारा क्यूरीज डाल सकते हो अपनी, मैं दोबारा से करवा दूंगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट, अब VBT अपन ने जो स्टडी की है, और भी अगर VBT में कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप वैसे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई एक है ना, VBT के बाद नंबर आता है CFT का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो इसके सबसे पहले मैं पॉइंट करवाऊंगा आपको, और पॉइंट के बाद इसका आप पढ़ेंगे जैसे अपन ने VBT का पढ़ा था एग्जाम्पल वाइज, ठीक है। तो VBT ये कहती थी कि जो CMA और लिगेंड्स है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, उनके बीच जो बॉन्ड बनता था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जो CFT है भाई, CFT कहता है कि लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा, आयनिक बॉन्ड। पहला पॉइंट, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम आयनिक। मैं शॉर्ट में पॉइंट करवाऊंगा आपको, लॉन्ग पॉइंट आप बुक से भी लिख सकते हो, ठीक है। पहली बात जो VBT से डिफरेंट थी, वो कहती कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यानी कि शेयरिंग होएगी। ये कहता नहीं भी आयनिक है। आयनिक के केस में बच्चों ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये शेयरिंग नहीं होती इसमें, और जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग होएगी, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट ये है कि जो लिगेंड्स है और CMA है, CFT कहती है कि दोनों पॉइंट चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज,
तो कैसे इस पॉइंट को पूरा लिखेंगे, लिगेंड्स एंड CMA अकॉर्डिंग टू CFT पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। थर्ड पॉइंट, ठीक है। CFT सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है बस, CFT का जो अलग है VBT से। CFT एक्सप्लेन, ये पूरा लिख देता हूँ मैं, स्प्लिटिंग ऑफ ओनली d ऑर्बिटल, यानी कि d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को इसने पूरा एक्सप्लेन किया, कैसे होगा ये स्प्लिटिंग ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, क्या चीज़ है ये अभी पोस्टुलेट के बाद मैं 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूँ CFT के, फिर उसके बाद मैं आपको ये क्लियर करवाता हूँ कि स्प्लिटिंग कैसे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, CFT गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो VBT ने तो ये बोला था कि कोई पैरा है या डाया है, लेकिन कितना पैरा है वैल्यू वाइज, कौन कम पैरा है कौन ज़्यादा पैरा है, तो वैल्यू ये देगी CFT। फिफ्थ, डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। इसने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी CFT ने। तो ये थोड़े से पॉइंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। हाँ, मैं स्टार करता हूँ, मेन पॉइंट कौन सा याद रखो, स्प्लिटिंग, ये ज़रूरी समझना है आपने, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है इसका। हाँ जी डियर स्टूडेंट, देखो CFT के दोबारा से पॉइंट देख लो। CFT ने क्या किया, लिगेंड्स और CMA का जो बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का माना इसने, कहता दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं। स्प्लिटिंग ओनली d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में बात की इसने, मैग्नेटिक मोमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू बताई, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इस थ्योरी ने, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे आप। हाँ बच्चों, अप्लाई करने से पहले कुछ एक बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो केमिस्ट्री में 2-3 बातें हैं, मैंने बोला था एक दिन पहले भी, जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ये बातें याद रखो। जब भी रिपल्सन होगी एनर्जी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी एनर्जी हमेशा रिपल्सन से, और जहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा वहाँ एनर्जी कम होगी। ये बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या बात आपने ध्यान में रखनी है, आप 3D लिखते थे और कितने ऑर्बिटल लेते थे 3D में आप 5 ऑर्बिटल लेते थे, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स के नेम है भाई सभी के, DXY, DXZ, DYZ, DZ², DX², Y², ठीक है। इन सभी ऑर्बिटल के नेम हैं और इनके बारे में क्या पता होना चाहिए। अभी मैंने CFT स्टार्ट नहीं की, अभी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस पे हैं, जेड है ना, जेड एक्सिस होती है, एक्स और वाई प्रॉपर एक्सिस, जबकि ये जो ऑर्बिटल है 3 ये बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है, ओके। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये दो ऑर्बिटल एक्सिस पे और ये बिटवीन द एक्सिस। इसके अलावा और क्या बात आपको पता होनी चाहिए, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसकी शेप आप ऐसे बनाते हैं भाई, ठीक है। बीच में CMA रखते हैं और यहाँ लिगेंड्स लग जाते हैं, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ऐसे लिगेंड्स लगाते हैं, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। देखो अब यही है कि ये अब डिपेंड करते हैं कि किसकी कैपेसिटी कितनी है, ये आपके माइंड का गेम है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सोचना थोड़ा सा ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब बातें ऐसे होने जा रही हैं। अगर ये बातें समझ में आ गई तो CFT क्लियर। देखो, तो मुझे उम्मीद है भाई सारे अच्छे से सुनेंगे इसको। अच्छा भाई, एक तो सबसे पहली बात कि अगर मैं इस शेप को, ये बीच और एक लिगेंड्स यहाँ है, एक लिगेंड्स यहाँ, एक लिगेंड्स यहाँ, एक लिगेंड्स यहाँ, ठीक है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है जी। अब जो ये है और ये है, इनके बीच कितने का एंगल है, 90 का। तो मैं इन दोनों के बीच वही कितने 90 का एंगल है यहाँ पर। अगर मैं पेन को ऐसे रख दूँ तो
पेन में और पेज में कितने का एंगल है? ये ऊपर वाला लिगेंड्स पेन समझ लो तुम, ये भी 90 का है। एक तो सारे लिगेंड्स एक दूसरे से 90 पे हैं ऑक्टाहेड्रल में, यानी कि जो मैं CFT करवा रहा हूँ आपको, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए करवा रहा हूँ पहले। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अच्छा, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस और इसको मैं जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 के एंगल पे हैं। ये वाई है तो ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स है तो एक्स डैश हो जाएगा, और ये जेड है तो जेड डैश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक्सिस होगी मेटल की। अब बच्चे ये जो ऑर्बिटल थे ना, ये जो ऑर्बिटल थे, इनमें से मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा अभी कि जो ये 3D था ये तो मेटल का था, और ये लिगेंड्स हैं। और हुआ क्या था VBT के अंदर, लिगेंड्स इनके अंदर आगे बैठा था मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर। आपको ध्यान हो तो आप 3D लिखते थे, 4s लिखते थे, 4p। लिगेंड्स है ना, आके मैंने क्रॉस से दिखा रहा था मैं लिगेंड्स को कि भाई ये मेटल के अंदर आगे बैठ गया। अब होगा क्या कि जो लिगेंड्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, जो लिगेंड्स एक्सिस पे होगा और जो मेटल का ऑर्बिटल एक्सिस पे होगा, लिगेंड्स के पास लोन पेयर होते हैं, सबको पता है। जैसे NH3 भी लिखते हो तो ये लोन पेयर होता है। कोई भी लिगेंड्स है जितने भी आपने इस चैप्टर में लर्न किए हैं, सबके पास लोन पेयर हैं। ठीक है, विदाउट लोन पेयर लिगेंड्स है ही नहीं। वो लिगेंड्स वो होगा जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, VBT कह रही थी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, और CFT कह रही है आयनिक बॉन्ड के थ्रू। तो देखो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। और ऑर्बिटल में कौन होते हैं? CMA के ऑर्बिटल में, वहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ध्यान से समझनी है ये बात, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन से मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। अब रिपल्सन कहाँ होगा? कहाँ होगा? जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होंगे, क्योंकि लिगेंड्स तो एक्सिस पे आगे बैठे हैं। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होगा, लिगेंड्स तो उसी के साथ रिपल्सन करेगा, और उन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी भाई। ध्यान से सुनो, लिगेंड्स कहाँ आगे बैठे? एक्सिस पे। लिगेंड्स कहाँ आगे बैठे? एक्सिस पे। तो ये रिपल्सन भी किसके साथ करेंगे? एक्सिस वाले ऑर्बिटल के साथ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये खुद भी एक्सिस पे बैठे हैं, और जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होंगे उनके साथ रिपल्सन होगी। अब जो एक्सिस पे ऑर्बिटल हैं वो तो दो हैं, DZ² और DX² Y², यानी कि लिगेंड्स इनके साथ ज़्यादा रिपल्सन करेंगे। मैं एक बात लिख रहा हूँ और ये बात आपने समझनी है पूरा दिमाग लगा के। मैंने ये बोला कि लिगेंड्स एक्सिस पे बैठे हैं, ये लो जी पहला पॉइंट। ठीक है, और जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होंगे उनके साथ लिगेंड्स ज़्यादा रिपल्सन करें, क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगी, रिपल्सन से क्या इंक्रीज हो जाएगी? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। भाई समझो इस बात को, रट्टा नहीं मारना है। तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस पे वो तो दो ही हैं, DX² Y² और DZ², यानी कि लिगेंड्स इनके साथ ज़्यादा रिपल्सन करेगा, क्योंकि ये एक्सिस पे हैं और लिगेंड भी एक्सिस पे है। रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जो पीछे तीन बच गए उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, DXY, YZ और XZ। यानी ये एक्सिस पे थे, इनकी एनर्जी ज़्यादा, जो एक्सिस पे नहीं थे, बिटवीन द एक्सिस थे, उनकी एनर्जी कम, क्योंकि इन पे रिपल्सन ज़्यादा होगी थी, क्योंकि लिगेंड्स भी एक्सिस पे बैठा था और ये भी एक्सिस पे थे। रिपल्सन ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, और इनकी एनर्जी कम होगी। भाई डिफरेंस आ गया। देखो पहले तो ये सारे सेम एनर्जी के थे, इकट्ठा ही लिखते थे इनको, लेकिन लिगेंड्स ने आके इनको तोड़ दिया। एक तरह से 5 ब्रदर थे, बाहर के बंदे ने आगे इनको तोड़ दिया लिगेंड्स ने। बाहर का बंदा कौन है? लिगेंड्स है। ये इकट्ठे बैठे थे, कहते हम तो सारे एक जैसे ही हैं, सेम एनर्जी हैं, लेकिन लिगेंड्स ने आगे डिफरेंस ला दिया, इन दोनों को ऊपर भेज दिया। ऊपर भेजने का मतलब ज़्यादा एनर्जी, इनको कम एनर्जी।
तो ज़्यादा एनर्जी वाले कम एनर्जी वाले के साथ क्यों रहेंगे भाई? स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी? स्प्लिटिंग। और बच्चे स्प्लिटिंग का मतलब है टूटना, यानी कि जो वो पूरा घर था 5 बंदों का वो टूट गया। किस किस में टूट गया? इसमें और इसमें। अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले अपने पास डी था, सारे सेम एनर्जी के, खुशी खुशी रह रहे थे सारे, 1 2 3 4 5। ठीक है, लिगेंड्स आया। ठीक है, पहले इनको डी जनरेट किया गया, यानी कि हायर एनर्जी में भेजा गया। ठीक है, ये थोड़ा हाई एनर्जी में चला गया ये। अच्छा, फिर इनकी मुलाकात हुई लिगेंड से। ठीक है, किससे मुलाकात हुई? लिगेंड से। लेकिन लिगेंड्स ने क्या किया? इनको तोड़ दिया हाई एनर्जी में और लो एनर्जी में। ठीक है, अब हाई एनर्जी वाले कौन थे? जो एक्सिस पे थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और लो एनर्जी वाले जो पीछे 3 रह गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो ये स्प्लिटिंग थी, जो मैं वो पॉइंट बोल रहा था ना CFT में, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ये स्प्लिटिंग थी। ठीक है भाई, नीचे तो ये है CFT का जो मेन पॉइंट था, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, एक लो एनर्जी में और दूसरा हाई एनर्जी में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ आप इतना ही करना है एक बार, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको और एक्सप्लेन करूँगा मैं। ओके भाई, इसमें कोई डाउट आए तो ग्रुप में मैसेज कर दियो।